आज हम चिली की कल्टीवेशन का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः बाज़ार में चिली एंड कैप्सिकम दो प्रकार की मिर्चियाँ उपलब्ध होती है, जिसमें चिली जिसका ड्राई पाउडर बना के मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, और कैप्सिकम होती है शिमला मिर्च, जो कि बाज़ार में जिसको शिमला मिर्च के नाम से जाना जाता है। और कैप्सिकम एनम एल इज़ द मेजर स्पेसीज कॉमर्शियली ग्रोन ए लार्ज स्केल, ये जिसका बॉटनिकल नेम होता है कैप्सिकम एनम, और इसकी बड़ी व्यापक स्तर पर खेती की जाती है। दोनों ही प्रकार की चिली और स्वीट पेपर शिमला यानी कि शिमला मिर्च, ये दोनों इसी कैप्सिकम एनम स्पेसीज में आती है, जिनमें से कई तो बहुत ही ज़्यादा छोटी और पंजेंट होती है, जिसमें कैप्सिकम फ्रूटेंसेंस नाम की जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है और वेरी पंजेंट फ्रूट्स इन हॉट सॉस। लेकिन दूसरे प्रकार की जो कुछ और पाई जाती है वह थोड़ी स्मॉल होती है और बहुत कम मात्रा में जिसकी खेती की जाती है। और जहाँ भारत में जो चिली ग्रोइंग एरिया है, यानी मिर्च की जहाँ खेती होती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और इन स्टेट्स में लगभग 80% एरिया, भारत का जो एरिया होता है 80% इन प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है। और इंडिया इज़ द ग्लोबल लीडर इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिली। भारत इसका एक बहुत बड़ा निर्यातक और उत्पादक देश है पूरे विश्व में। यह सब्जियों के लिए, स्पाइसेस के लिए, अचार आदि के लिए उगाई जाती है। और ग्रीन फ्रूट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड सी। इसके जो हरे फलों में विटामिन ए और सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अब जो इसकी कैप्सिकम या जिसको शिमला मिर्च भी कहते हैं या बेल पेपर बोलते हैं उसको, कैप्सिकम एनम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेबल ग्रोन इन इंडिया। ये भी इसकी भी बड़ी मात्रा में खेती होती है भारत में। और इट इज़ बेल शेप्ड, यानी ये थोड़ी फूली हुई, नीचे से फुला ली हुई होती है। नॉन पंजेंट होती है, यानी इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता, बहुत कम। माइल्ड एंड थिक, थोड़ी सी स्वीट पेपर भी बोलते हैं इसको इसी वजह से। और इसका जो गूदा होता है, यानी जो फ्लैश होता है, वो उसका काफ़ी थिक होता है। और इसको हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़ी मात्रा में इसको बोया जाता है। ऑफ सीजन में भी इसको ग्रो करते हैं। और इसके जो हरे फल होते हैं वो सब्जी बनाने के काम में आते हैं। पंजेंसी चूँकि इस पर बहुत कम होता है तीखापन, इस वजह से। और इट इज़ आल्सो रिच इन विटामिन ए एंड सी। द पंजेंसी इन चिलीज इज़ ड्यू टू क्रिस्टेलाइन वोलेटाइल एल्कोलाइड कैप्सेसिन, यानी चिली में जो तीखापन होता है, पंजेंसी होता है, चरपराहट होती है, वो क्रिस्टेलाइन वोलेटाइल एल्कोलाइड्स होता है कैप्सेसिन, CAPSAICIN, कैप्सेसिन, which has good export potentiality. The red color of chili is due to the presence of pigment कैप्सेथिन। जो लाल रंग होता है चिली का, मिर्च का, वो होता है पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं कैप्सेथिन, CAPSANTHIN, कैप्सेथिन नाम के, इसकी वजह से लाल कलर इसमें पाया जाता है। अब इसकी जो जातियों की बात करते हैं, वैरायटीज़ की, चिली इज़ ग्रोन फॉर ग्रीन फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पिकल्स एंड फॉर एक्सपोर्ट्स आल्सो। इन सब के लिए इसको उगाते हैं। द मोस्ट प्रोमिजिंग वैरायटीज ऑफ चिली ग्रोन थ्रू आउट द कंट्री आर, जो सबसे ज़्यादा यानी पूरे भारत में जो चिली की मिर्च की जो जातियाँ ग्रो की जाती है उसमें है NP46A, NP46A, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, G3, G4, G5, पंत C1, पंजाब लाल और कल्याणपुर टाइप 1। अब इनमें से अमोंग हाइब्रिड्स द इम्पोर्टेंट वंस आर, कुछ इसकी हाइब्रिड्स भी है बाज़ार में, जिसमें अग्नि HOE 888, HOE 808, BSS 138, यानी ये कुछ कंपनियों की भी है और कुछ इंस्टीट्यूट्स की भी, जिसमें CH1 और ARCH 228। द हाइब्रिड CH1 वाज डेवलप्ड बाय यूटिलाइजिंग जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम एट PIU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने
इसका जो मेल स्टेरिलिटी सिस्टम्स के माध्यम से CH1 को डेवलप किया था लुधियाना ने, और यह रेसिस्टेंट है फ्रूट रोट, डाईबैक, यानी जो चिली में बीमारी लगती है फ्रूट रोट, डाईबैक, CMV वायरस जो होता है कर्ल लीफ वाला, और लीफ कर्ल वायरस। इससे ये CH1 नाम की जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो डेवलप की जाती है, ये इससे रेसिस्टेंट होती है। अब इसके नीचे एक हमने इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ चिली की एक तालिका आपकी स्क्रीन पर शो कर रखी है। इसमें इनके करैक्टर्स भी दिखाए गए हैं। जैसे G3 नाम की वैरायटी है, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन लैम गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में चिली का उत्पादन होता है, जो यहाँ गुंटूर यहाँ वहाँ की जाती है G3। वो भी इसके करैक्टरिस्टिक्स है इस वैरायटी के, जो आप इसमें देख सकते हैं। सिलेक्शन फ्रॉम NP46A, फलों की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर, और ये गर्थ होती है 3 सेंटीमीटर, और ये इस तरह से इसके सूटेबल फॉर रेनफेड एंड इरीगेटेड कंडीशन, और ये इस तरह से इसके करैक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही भाग्य लक्ष्मी जाति G4, इसका G4 भी बोलते हैं, और भाग्य लक्ष्मी भी, ये भी यहीं से निकाली है। आंध्रा ज्योति G5 नाम की जाती है, ये गुंटूर से निकली है ये सारी, और ये इनके करैक्टरिस्टिक्स सामने इसके लिखे गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद एक जाती है अपर्णा CA, ये भी वहीं से निकाली गई है। प्लांट्स आर टाल विथ इंटरनोडल लेंथ, फ्रूट सिलेंड्रिकली एंड यानी इसके करैक्टरिस्टिक्स से अपर्णा। सिंदूर नाम की जाती है, ये भी सिलेक्शन फ्रॉम हॉट प्रोजेंसिया से निकाली गई है, तो ये सिंदूर नाम की जाती है। इसके बाद ये कुछ जातियाँ हैं SC28 पंजाब सुरखा, PIU लुधियाना से जो जातियाँ निकली पंजाब सुरखा, ये इसके करैक्टरिस्टिक्स है जो आप देख सकते हैं। प्लांट्स आर मीडियम टाल, फ्रूट्स आर लॉन्ग ग्रीन व्हेन इमेच्योर एंड डार्क रेड ऑन मैच्योरिटी, जो पकते हैं तब डार्क रेड हो जाते हैं, शुरू में हरे होते हैं, और ये सलाद के लिए और ड्राइंग के लिए सूटेबल है। और फ्रूट रोट और मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू मोजेक वायरस से है ये पंजाब सुरखा। इसी तरह एक पंजाब गुच्छेदार एक जाति है जो मीडियम पौधा होता है, जिसका 5 सेंटीमीटर का इसका फल होता है, और पौधा आगे ऊंचा उठने वाला इरेक्ट टाइप का होता है, और गुच्छेदार जैसा कि नाम है, तो ये क्लस्टर में गुच्छे में पैदा होती है, और ये भी फ्रूट रोट से रेसिस्टेंट है, और हाई रेजिस्टेंट टू मोजेक एंड टॉलरेंट टू लीफ कर्ल वायरस। इसी तरह CH1 जाती है, इसके ये करैक्टरिस्टिक्स है जो आप इसको देख सकते हैं इसमें। तो ये इसकी कुछ जातियाँ हैं। और भी जो जातियाँ हैं जैसे पंजाब लाल, पंजाब ये लुधियाना की जाती है, इसके भी करैक्टरिस्टिक्स है सामने। डेवलप बाय क्रॉसिंग, ये इसका पेरेंट्स हैं इसके, ये इसके, और ये रेसिस्टेंट है टोबैको मोजेक वायरस, और ये CMV से लीफ एंड कर्ल वायरस, यानी वायरस डिजीज से रेसिस्टेंट है, और रेसिस्टेंट टू फ्रूट रोट से भी है, और एवरेज यील्ड इसकी 100 से 120 क्विंटल पर हेक्टर। ऐसे ये सोलन येलो, ये सोलन से निकली जाती है हिमाचल प्रदेश से, इसके ये करैक्टरिस्टिक्स है सामने। कल्याणपुर टाइप 1, कल्याणपुर टाइप 2, ये वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन कल्याणपुर कानपुर से निकली जाती हैं, इसके ये सामने इसके लिखे हुए हैं इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जातियाँ हैं। इसके अलावा भी है IRI की कुछ जातियाँ हमारी, पूसा ज्वाला IIR न्यू दिल्ली की, ये बहुत काफ़ी फेमस जाती है भारत की, जो डेवलप्ड बाई बिटवीन पुरी रेड और NP46A, यानी 2 जातियाँ हैं, पुरी रेड और NP से क्रॉस करके निकाली गई जाती है, और ये भी रेसिस्टेंट है ये काफ़ी बीमारियों से। तो एक बहुत अच्छी जाती है ये पूसा ज्वाला और पूसा सदाबहार और NP46A, ये तीनों जातियाँ भारत के उत्तरी भाग में, विशेष रूप से अपने राजस्थान और उसके आसपास के प्रदेशों में काफ़ी बड़ी मात्रा में ये काफ़ी ग्रो की जाती है। तो ये इसकी कुछ जातियाँ हैं, K1 भी है, K2 भी है, MDO, ये काफ़ी जगह से निकली है। इसके अलावा राजस्थान की भी कुछ लोकल जातियाँ हैं, जैसे अपने जोधपुर एरिया में मथानिया लौंग नाम की, मथानिया जो ग्राम है जोधपुर में, राजस्थान में चिली की बहुत बड़ी कल्टीवेशन की जाती है, जिसमें जोधपुर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है। वैसे तो पूरे राजस्थान में होती है पर ये कुछ बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में इसकी कल्टीवेशन करती है। तो इनकी कुछ लोकल वैरायटियाँ भी, तो मथानिया लौंग नाम की एक जाती है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में राजस्थान में ग्रो करते हैं। इसके बाद ये और कुछ जातियाँ इसकी
जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसमें काफ़ी इसके करैक्टरिस्टिक्स है सबके। जीबी पंत की पंत C1, पंत C2 और जबलपुर की जवाहर 218, जवाहर 283, तमिलनाडु कोयम्बटूर की CO1, CO2 ये जातियाँ इसकी, और इनके साथ में इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये इसकी चिली की जातियाँ हो गई। इसके बाद अब इसमें जो काफ़ी सारी जातियाँ हैं, पर इसका जो चिली का उपयोग कैसे करते हैं, प्रयोग करते करते हैं उसके आधार पर, जैसे वेराइटीज़ ऑफ चिली सूटेबल फॉर डिफरेंट पर्पस आर एज फॉलोज, मतलब इनका उपयोग कैसे करते हैं, कौन सी जाति किस प्रयोग में आती है। जैसे नंबर 1 है वेराइटी सूटेबल फॉर ग्रीन चिली प्रोडक्शन। जो हरी मिर्च आप देखते हैं बाज़ार में सब्जी के रूप में हरी मिर्च का काफ़ी प्रयोग करते हैं, तो उसमें आ जाती है पूसा ज्वाला NP46A, जवाहर 218, X235। फिर दूसरा है वेराइटी सूटेड फॉर सलाद पर्पज़। देखते हैं कई लोग कच्ची मिर्च भी जब भोजन के साथ में लेते हैं तो उसको सलाद के रूप में काम में लेते हैं। CO2, आंध्रा ज्योति G5 जो बोलते हैं। तो इसमें क्या पंजेंसी थोड़ी कम होती है। इसके बाद वेराइटी सूटेबल फॉर एक्सपोर्ट है ड्राई चिली, यानी जिसको सुखा करके बेचा जाता है। पंजाब लाल, पंत C1, CO1, CO2, मुसालाबादी, जवाहर 218, किरण G3, G4, G5। अब ड्राई एक्सपोर्ट की बात जहाँ तक आती है तो उसमें उसका रंग और पंजेंसी महत्वपूर्ण होता है। तो ये जातियाँ हैं जो इसमें काम में आती है। इसके बाद है वेराइटी सूटेबल फॉर कलरिंग मैटर, लाल रंग का देखा हो आपने, पंजाब लाल और LCA 206, जिसमें और भी तीखा लाल जिसको बोलते हैं वो रंग इसमें देखने को मिलता है। वेराइटी सूटेबल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कैप्सिसियन, अब जिसमें तत्व पाया जाता है उस पंजेंसी का, उसको बाहर एक्सट्रैक्ट करके निकाल देते हैं, जो उसका विभिन्न उपयोग होते हैं। पंजाब लाल, अपर्णा, कल्याणपुर और येलो, ये जो जातियाँ इसका ये निकालते हैं इसमें से कैप्सिसियन। और वेराइटी सूटेबल फॉर एन प्रिपरेशन ऑफ सॉस, एसेंस एंड ओरिजिन्स, तो जैसे चिली सॉस आदि बनाते हैं उसके लिए पंत C1, पंजाब लाल, X235 ऑफ मुशालबादी। ये कुछ पर्पज़ की हिसाब से जातियाँ दी गई है आप इस टेबल में जो आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो ये भी अन्य सोलेनेसी फसलों की तरह नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्रो की जाती है। टमाटर, बैंगन, मिर्च के साथ तीनों मौसम में इसकी खेती होती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है वहाँ अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और समुद्र से 2000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से भी इसकी खेती आसानी से होती है। चिली इज़ वेरी सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पाला ज़्यादा पड़ता है वहाँ इसकी खेती करने में थोड़ी परेशानी होती है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फ्रूट सेट इज़ 24 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसमें फलों का लगना अच्छा होता है। तो व्हेन नाइट टेम्परेचर गोज़ बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब रात का तापमान कम हो जाता है तो थोड़ा सा फल लगने में समस्या आती है। चिली कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर इफ़ क्लाइमेट इज सूटेबल एट दिस डे नेचुरल क्रॉप्स, यदि ये तापमान इसको पूरा मिलता रहे तो पूरे वर्ष भर इसको ग्रो कर सकते हैं चिली को। तो ये इसका है। और जो सीड अफेक्टेड जिसका माइल्ड क्लाइमेट होता है, यानी टेम्परेचर इसके आसपास, फेवरेबल अफेक्ट्स इट्स यील्ड पोटेंशियल एंड क्वालिटी, इसकी फलों की गुणवत्ता आदि को सुधारने में मदद करता है। और ये इसका काफ़ी प्रभावित होता है इससे। फ्रूट वेट, लेंथ, गिर्थ, पेरिकाप, थिकनेस एंड नंबर ऑफ सीड्स ऑफ फ्रूट्स आर हाई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 18 डिग्री, यानी 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फलों की गुणवत्ता अच्छी पाई जाती है। और खरीफ सीजन का भी इसमें राजस्थान उत्तरी भारत में ग्रो किया जाता है। और उत्तरी भारत में जनरली 2 क्रॉप 2 प्रकार की फसल लेते हैं, खरीफ की और रबी की। और दक्षिणी भारत में इसकी 3 क्रॉप ले सकते हैं, खरीफ, रबी और समर की, इसमें इस प्रकार से। लेकिन खरीफ की क्रॉप्स को जून से जुलाई में बोते हैं और रबी की क्रॉप को इसमें नवंबर से बोते हैं, इसको अक्टूबर नवंबर में, और समर क्रॉप को जनवरी फरवरी में बोते हैं। तो ये इसकी दक्षिणी भारत में 3 क्रॉप लेंगे, उत्तरी भारत में 2 क्रॉप लेंगे, और 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके अनुकूल होता है। सोइल की जहाँ तक इसमें चिली की खेती के लिए बात है तो चिली कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सोयल, सभी प्रकार की भूमियों में उगा सकते हैं।
जिसके लाइट सैंडी टू हैवी क्ले सोइल तक इसमें काम में लेते हैं। फिर भी लाइट सॉल्स आर गुड फॉर एन अर्ली क्रॉप। हल्की मिट्टियाँ जो होती है वो उसकी अर्ली क्रॉप के लिए अच्छी मानी जाती है, जबकि भारी क्रॉप में वाइल हैवी सॉइल्स गिव हाई यील्ड। और थोड़ी सी जब मिट्टी भारी होती है तो उसमें यील्ड भी थोड़ी ठीक मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। द ऑप्टिमम सोइल पीएच फॉर चिली इज 5.8 to 6.5। 5.8 से 6.5 का पीएच मान इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। और वाटर लॉजिंग कंडीशन यानी खेत में पानी भरा रहना चिली की खेती के लिए नुकसानदायक होता है और क्वालिटी के फ्रूट्स नहीं मिल पाते। लेकिन हल्की जो मृदाएं होती है उसमें इसका क्वालिटी के फल मिलते हैं। इसीलिए कहा, जैसे जोधपुर का एरिया बताया तो वहाँ लाइट सॉइल्स होती है तो मिर्च की खेती वहाँ पर अच्छी होती है काफ़ी। और थ्रो प्लो द लैंड 3-4 टाइम, 3 से 4 बार अच्छी प्रकार हल से जुताई कर लेते हैं और मिट्टी को बुरबुरी बना करके प्लोइंग करके और इसको लेवल करके फील्ड को टुकड़ों में बांट लेते हैं। अब इसकी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात है तो सोइल कार्ड बना करके उसके हिसाब से भौतिक दशा जो मिट्टी की होती है उसके हिसाब से इसमें खाद उर्वरक दिया जाता है। परंतु फिर भी 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 75 किलोग्राम ही पोटास प्रति हेक्टेयर इसके लिए प्रयोग करते हैं, यानी 150, 75 और 75। इसके में गोबर की खाद पूरी और फास्फोरस और पोटास की मात्रा पूरी। इसके अलावा नाइट्रोजन को 3 भागों में बांट कर 1/3 यानी 1/3 हिस्सा यानी पूरी गोबर की खाद, फास्फोरस, पोटास और 1/3 नाइट्रोजन का डोज इसके टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग के साथ ही खेत में अप्लाई करेंगे। बची हुई नाइट्रोजन का 2/3 हिस्सा है, 2/3 पार्ट, इसको भी 2 भागों में बांट लेंगे, जिनको लगाने के खेत में पौधे रोपण के 5 से 6 सप्ताह बाद में देंगे। और बाद में फिर 5 से 6 सप्ताह बाद, और जो दूसरा डोज है वो 8 से 10 सप्ताह के बाद में पौधों के साथ मिट्टी चढ़ाते हुए देंगे। यानी नाइट्रोजन के 3 भाग हो गए, 150 के जो पहला दे दिया खेत के तैयार के समय, और बाद में 2 भागों में बांट करके पौधे रोपण के 5 से 6 वीक बाद और दूसरा 8 से 10 सप्ताह बाद में इसको प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसकी जो नर्सरी तैयार करते हैं वो टमाटर, बैंगन, मिर्च की एक से ही मेथड है, जैसा कि पिछली क्लासों में आपको बताया गया है। फिर भी चूँकि ये कई बीमारियों से प्रभावित रहती है, इसके लिए नर्सरी में इसको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं। यानी बीजों को बोने से पहले नर्सरी की मिट्टी को भी फॉर्मेलिन सॉल्यूशन से 1% फॉर्मेल्डिहाइड से इसको ड्रेंच करेंगे और कैप्टान 0.3% का 5 लीटर सॉल्यूशन से भी इसका सॉल्यूशन बना करके मिट्टी को जीवाणु रहित करते हैं। और लगभग 10 से 12 क्यारियाँ जो कि 8 मीटर लंबी, 1.25 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियाँ बनी होती है। ऐसी 10 से 12 क्यारियाँ 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। और इसको स्टरलाइज करके मिट्टी को, और इसमें फिर बीजों को लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम सीड जो सफिशिएंट होता है 1 हेक्टेयर के लिए, 1 से 1.5 किलोग्राम। और बीजों को भी पंक्तियों में बोते हैं नर्सरी की बेड में, जिससे कि बाद के ऑपरेशन सुविधापूर्वक कर सके। और इनको फिर थोड़ा सा मल्चिंग आदि से ढक देते हैं शुरू में, और बाद में जब बीजों का जर्मिनेशन हो जाता है तो मल्चिंग को हटा देते हैं। और इसके बाद है जो 10 से 15 दिन में बीजों को अच्छी तरह से अंकुरण होने के बाद है जो ये मल्च हटा देते हैं। और द ऑप्टिमम टाइम ऑफ सीड सोइंग फॉर द नॉर्दर्न इंडिया प्लान्स इन अक्टूबर-नवंबर, यानी अक्टूबर-नवंबर के महीने में उत्तरी भारत में नर्सरी तैयार करते हैं और फरवरी-अप्रैल पहाड़ी प्रदेशों में। और उत्तरी भारत में सीडलिंग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड विंड फ्रॉस्ट ड्यूरिंग विंटर में, ठंडी हवाओं से इनसे भी इनका बचाव करते हैं। द स्मॉल पॉलीथीन्स हाउस में भी इसका पॉली हाउस बना लेते हैं छोटा सा, उसमें भी पौधों को तैयार कर सकते हैं। तो एक अच्छी नर्सरी तैयार करेंगे इसके आधार पर, तो एक अच्छे स्वस्थ पौधे देंगे जो खेत में उसका प्रोडक्शन भी अच्छा करेंगे। इसके बाद इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे वो है प्रिपेयर द लैंड टू ए फाइन टिल। तो खेत तैयार होने के बाद इसकी ट्रांसप्लांटिंग शाम संध्या के समय करते हैं, इवनिंग टाइम में,
द ऑप्टिमम स्पेसिंग है जो 60 गुणा 45 सेंटीमीटर के अंतर पर इसको खेतों में लगाएंगे और तुरंत लगाने के बाद पानी इसमें दे देंगे एक बार। और फ्रीक्वेंट इरिगेशन बाद में कम कम मात्रा में पानी इसको बार बार देते रहेंगे, न कि ऐसा नहीं हो कि एक साथ पानी भर दिया जाए, कम कम मात्रा में बार बार, जिससे कि पौधे सही सेट हो जाते हैं। तो इरिगेशन वैसे तो सोइल के और सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे गर्मियों में फ्रीक्वेंट इरिगेशन की आवश्यकता रहती है, बरसात में जब भी आवश्यकता हो तब इसमें पानी देते रहते हैं। लेकिन कुछ रेनफेड क्रॉप्स इज आल्सो टेकन, कई क्षेत्रों में जहाँ बरसात अच्छी हो वर्षा आधारित ही फसल ली जाती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो चिली के पौधे होते हैं कैन नॉट विथ स्टैंड वाटर सेगमेंट्स, है ना, ज़्यादा पानी भरा हो वहाँ पर ये नहीं ठहरते, जहाँ एक्सेस मॉइस्चर होता है वहाँ पर इनके पौधे मर जाते हैं। तो लाइट इरिगेशन और प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम होना इसमें आवश्यक हो जाता है इसका। और इसके साथ साथ ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल शुड बी मेंटेन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फ्रूट सेट एंड फ्रूट डेवलपमेंट। जब फल लग रहे हो उस समय थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल इसका बनाए रखा जाए, जिससे कि फलों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। जनरली क्रॉप इज इरीगेटेड एट इंटरवल ऑफ 5 to 6 days इन समर, गर्मियों में 5 से 6 दिन के अंतर पर, और विंटर्स में 9 से 10-12 दिन के अंतर पर, जैसी मिट्टी हो उसके आधार पर इसका सिंचाई करते हैं। और जिसके इंटरकल्चर ऑपरेशंस है इसमें जो गैप फिलिंग, जैसे पौधे लगा दिए इसके बाद कुछ पौधे नष्ट हो जाते हैं तो उनकी जगह पर नए पौधे तुरंत उसके साथ लगाते चलें, जिससे कि पॉपुलेशन पौधों की मेंटेन हो जाए। और शाम के समय ही पौधे लगाने चाहिए। और 2 से 3 हैंड वीडिंग, यानी पौधे लगाने के 20 से 40 दिन बाद 2 से 3 हैंड वीडिंग करेंगे इसमें। और कई बार हर्बिसाइड्स का भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे फ्लूक्रोलिन, नाइट्रोफिलिन, नाइट्रोफेन, एल्कोर आदि, जो इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु क्योंकि एक मसाले वाली फसलें इसलिए इसका कम से कम उपयोग हो तो ज़्यादा ठीक रहता है, परंतु अच्छी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है ये। और इसको प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, ये कुछ खरपतवार नाशियों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है वीड्स में। इसके अलावा चिली का जो ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी काफ़ी अच्छा प्रयोग इसके ऊपर किया गया है। तो अनफेवरेबल, कभी कभी क्या होता है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, जब अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो पुअर फ्रूट सेटिंग हो जाती है, यानी फल कम लगते हैं और कई बार फ्रूट ड्रॉप भी हो जाते हैं, फ्लावर ड्रॉप भी हो जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन में उत्पादन इसका प्रभावित होता है। इसके लिए कुछ रिसर्च की गई थी विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में और हाई टेम्परेचर पर ये जो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसा होता है। इसके लिए NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड 50 ppm एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, इम्प्रूवमेंट फ्रूट सेट एंड फ्रूट रिटेंशन, यानी फूल आते समय और फल लगते समय यदि NAA का 50 ppm का घोल छिड़कते हैं तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है। और कुछ ये जो टेबल आपको इस पे स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें भी कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रयोग किया गया है समय समय पर। जैसे जिब्रेलिक एसिड का भी 10 से 20 ppm फोलियर स्प्रे टमाटर में करते हैं, और हाई यील्ड के लिए ब्रिंजल में भी करते हैं, टमाटर में। और चिली में जैसे इथाफोन का 2000 ppm का पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे बता रखा है चिली का, फ्रूट राइपनिंग का में मदद करता है ये काफ़ी। इसी तरह ये प्लेनोफिक्स नाम का जो ग्रोथ रेगुलेटर है एक, वो 10 से 20 ppm का फोलियर स्प्रे करेंगे फ्लावरिंग स्टेज पे, तो रिड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप। चिली में फूल गिरने की समस्या काफ़ी होती है, उसको ये प्लेनोफिक्स नाम का 10 से 20 ppm का जो सॉल्यूशन है, यह इसको काफ़ी रोक देता है, या ये कहें कि इसको रिड्यूस कर देता है, जिससे कि फल अच्छी मात्रा में लगते हैं। तो इस तरह से ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो ये आज इसका चिली का फर्स्ट पार्ट हुआ। हालांकि ये टेबलें सब अंग्रेजी में, अपने कुछ बच्चे इंग्लिश माध्यम के उनके लिए भी उपयोगी है, इसके लिए मैंने हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन किया है। इसके आधार पर अपने नोट्स बना करके आप अपना काम कर सकते हैं।